दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि फिलिप और उसके साथी मार्क और लुइस पर तरस खाकर उन्हें भी अपने परिवार में शामिल कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि मार्क वही इंसान है जिसने फिलिप के भाई को मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो सभी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब मार्क घर का सामान देख रहा था, तभी उसके हाथ में माइक की एक तस्वीर लग जाती है जिसमें उसके साथ बाकी लोग भी थे, जिसको देखकर वह गुस्से से पागल हो जाता है और फिलिप और उसके साथियों को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मौका देखकर फिलिप और उसके साथी एक वैन में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। पर तभी मार्क बंदूक लेकर उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर टॉड इतना घबरा जाता है कि वह उस पर गाड़ी चढ़ा देता है और उसे कुचलते हुए वहां से निकल जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, इसलिए वो वहीं पर बने एक घर में रुकने का फैसला करते हैं, जहाँ उन लोगों को अभी भी लग रहा था कि मार्क जिंदा है और वो मरा नहीं है। जो बात कंफर्म करने के लिए फिलिप उसी जगह पर जाता है और देखता है कि वहाँ पर मार्क की बॉडी पड़ी हुई थी, जिससे वो कुछ देर बातें करता है और फिर उसे उठाकर कचरे में फेंक देता है और घर आकर सबको बता देता है कि मार्क मर चुका है। लेकिन टॉड को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में किसी की भी जान नहीं ली थी। जिसको चुप कराने के लिए फिलिप उसे झूठ बोल देता है कि मार्क जिंदा है और ऐसी हरकतें करने लगता है जिससे उसे विश्वास हो जाए कि मार्क सच में जिंदा है। लेकिन फिर बाद में उसे भी सच्चाई पता चल जाती है कि मार्क मर चुका है और फिलिप उससे झूठ बोल रहा था। जिसके बाद वो सभी फिर से उस घर में रहने चले जाते हैं। लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं कि जिस कूड़ेदान में फिलिप ने मार्क को फेंका था वो वहां से गायब था, जिसका मतलब था कि मार्क सच में जिंदा है और कभी भी अपना बदला लेने वापस आ सकता है। जो सब बातें सोच सोच कर वो लोग इतना घबरा जाते हैं कि उनको रात को नींद तक नहीं आती। जिसके बाद वो लोग घर में हर जगह सिक्योरिटी अलार्म लगा देते हैं, अपने गले में सीटियां पहनकर घूमने लगते हैं, यहाँ तक कि वो घर के बाहर लैंड माइन्स भी बिछा देते हैं। लेकिन इस सबके बाद भी उन लोगों की फटी पड़ी थी और उन्हें लग रहा था कि मार्क कभी भी उन्हें मारने आ सकता है। इसलिए फाइनली वो लोग उस शहर को छोड़कर कहीं और जाने का फैसला करते हैं और अपना सारा सामान बांधकर एक नई मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में फिलिप वॉकी टॉकी के जरिए सभी को पका रहा था, जिस वजह से एरिका को नींद आ जाती है और वह अपनी कार में सेल्फ ड्राइविंग मोड ऑन करके सो जाती है। उधर एक जगह पर लुइस की कार खराब हो जाती है, तो उसे देखने के लिए एरिका कार से नीचे उतरती है। लेकिन वो सेल्फ ड्राइविंग मोड ऑफ करना भूल गई थी, जिसके चलते वो कार आगे बढ़ने लगती है। जिसको रोकने के लिए एरिका उसे गंदी गंदी गालियां भी देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जिससे गुस्सा होकर वो अपनी शराब की बोतलें निकालने लगती है कि तभी पीछे से टॉड वहां पर आ जाता है और उसके बैग में पड़े हुए जेसन की डमी को देख लेता है। कहता है कि तुम अभी भी इस खिलौने को लेकर घूम रही हो, जबकि मैं तुम्हारी टाइम टू टाइम सर्विस कर तो रहा हूँ। एरिका कहती है कि तुझे क्या लगता है तेरा ये छोटा सा मजाक मुझे संतुष्ट कर सकता है? बेटा, तुझमें वो दम नहीं है जो जेसन में हुआ करता था। जो बात टॉड को बहुत बुरी लगती है। फिर कुछ देर चलने के बाद रात हो जाती है, तो सभी एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। जिस बीच लुइस सभी को अपने प्यार के बारे में बताता है, जिससे सभी को लगता है कि शायद उसकी कोई चाइनीज गर्लफ्रेंड होगी चमगादड़ खाने वाली। लेकिन लुइस उन्हें बताता है कि वो एक गे है। जो सुनकर फिलिप सड़ी सी शक्ल बना लेता है और सोचने लगता है कि कहीं ये मीठा मौका देखकर मुझे ना रगड़ दे। फिर अगली सुबह सभी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उस जगह की तो लगी पड़ी है। वो सोचने लगते हैं कि इस जगह की ऐसी हालत कैसे हुई होगी, जिस पर फिलिप कहता है कि शायद यहाँ पर बिजली गिरी होगी या कोई तूफान आया होगा। दरअसल वो ये बातें इसलिए कर रहा था क्योंकि इस जगह की ऐसी हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, जिसमें 2 साल पहले जब वो एक शहर से दूसरे शहर भटक रहा था, तभी मजे ही मजे में उसने एक पटाखों की फैक्ट्री में आग लगा दी, जिस वजह से पूरा शहर जलकर खाक हो गया। फिलिप कहता है कि दोस्तों, ये जगह हमारे रहने के लिए सही नहीं है, चलो हम कोई और जगह ढूंढते हैं। लेकिन उन सभी के पास अब सिर्फ 2 ही गाड़ियां बची थीं, क्योंकि गैल और मेलिसा जिस गाड़ी में सफर कर रही थी वो गाड़ी भी रास्ते में खराब हो चुकी थी। इसलिए उनके पास सिर्फ एक काली वैन और एक बस बची थी। लेकिन उनमें से कोई भी फिलिप के साथ सफर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सभी काली वैन में चढ़ जाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत इतनी बुरी थी कि अब वो काली वैन भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उन सभी को फिलिप के साथ ही बैठना पड़ता है, जिससे वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर कुछ दूर जाने के बाद उस बस का फ्यूल भी खत्म हो जाता है और उन सभी को उस वीरान जगह पर तपती धूप में पैदल चलना पड़ता है, जिसमें गैल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह फिलिप को कोसने लगती है। लेकिन तभी उन लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एरिका की सेल्फ ड्राइविंग कार आ रही थी, जिसको सभी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। फिर कई घंटे चलने के बाद वो लोग एक फर्नीचर स्टोर के बाहर पहुँचते हैं और सोचने लगते हैं कि साला इस जगह पर फर्नीचर कौन खरीदता होगा। लेकिन फिर अंदर जाने पर वो देखते हैं कि ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। जिसके बाद वो सभी बहस करने लगते हैं कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे।
जहाँ काफी घंटों की बहस के बाद वो लोग फैसला करते हैं कि या तो वो लोग वैंकूवर जाएंगे या फिर हॉलीवुड। पर तभी लुइस कहता है कि हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ कोई ग्रोसरी स्टोर हो ताकि हमें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। जिस पर एरिका कहती है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं तो ह्यूस्टन जा रही हूँ। जो सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी जगह है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी टॉड दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है कि मेरी जान नीचे उतर जा, तुझे चोट लग जाएगी। एरिका कहती है कि अबे मोटे देख तो सही मैं क्या देख पा रही हूँ। और जब टॉड वह देखता है तो चिल्लाकर सभी को अपने पास बुलाता है। फिर जब वो सभी वहाँ पर देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक पहाड़ी के पीछे से बहुत तेज रोशनी आ रही थी, जहाँ पर जाकर वो लोग देखते हैं कि एक पूरी की पूरी बिल्डिंग लाइट से जगमगा रही है, जिसे देखकर वो लोग सोचते हैं कि शायद कुछ और लोग भी जिंदा होंगे और वो सभी इस बिल्डिंग के अंदर होंगे, जिन्हें देखने के लिए वो लोग चुपके से उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। जिस दौरान जब उन्हें एसी की ठंडी ठंडी हवा आती है तो उन्हें चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। उधर मेलिसा स्विच बोर्ड पर लाइट ऑन और ऑफ करके मजे लेने लगती है। जिसके बाद वो सभी लिफ्ट में जाते हैं और लिफ्ट में जो म्यूजिक बजता है उसको एंजॉय करने लगते हैं। फिर वो लोग एक लॉन्ज में पहुंचते हैं जहां वो सारी सुख सुविधाएं थी जिनको पाने के लिए वो लोग पागलों की तरह भटक रहे थे। तभी फिलिप को वहां फ्रिज में खाना पड़ा हुआ मिलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और ये बात जब टॉड को पता चलती है तो उसकी फट जाती है। इतने में कैरल वहां पर दौड़ती हुई आती है और उन्हें एक मस्त चीज दिखाने के लिए अपने पास बुलाती है, जो कुछ और नहीं बस टॉयलेट था, जिसको वह फ्लश करती है तो पानी घूमकर नीचे चला जाता है, जिसे देखकर उन लोगों की भी आंखों में पानी आ जाता है और वो कहते हैं कि फाइनली हमें अपना घर मिल ही गया। जिसके बाद वो लोग अपना खाली दिमाग लगाने लगते हैं कि आखिर ये सब चीजें बिना इंसानों के चल कैसे रही हैं। लुइस कहता है कि तुम सभी गधों को दिख नहीं रहा क्या, ये ऑफिस बिल्डिंग है और हमें इसमें घर वाली फीलिंग कैसे आएगी। फिलिप कहता है कि साले कर दी ना तूने छोटी बात, बेटा मैं जहाँ पर भी जाता हूँ उस जगह को घर बना देता हूँ और अब तू देख मैं इस बिल्डिंग को कैसे घर बनाता हूँ। फिर अगली सुबह जब वो लोग सोकर उठते हैं तो उन्हें पार्किंग में बहुत तेज आवाजें आने लगती हैं, जहाँ चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो फिलिप है जो पूरी रात सोया ही नहीं और बच्चों वाली कार को पूरी पार्किंग में दौड़ा रहा है। कहता है कि इस जगह को मैं ले रहा हूँ, बाकी तुम लोग अपना देख लो। एरिका पूछती है कि क्या तू पूरे फ्लोर पर रहेगा। वो कहता है हाँ, इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर हैं और सब अपने अपने हिसाब से एक एक फ्लोर को चुन लो। मुझे तो ये पार्किंग पसंद आई इसलिए मैं कैरल के साथ यहीं पर रहूंगा। जिसके बाद सेकंड फ्लोर गैल ले लेती है, तीसरा फ्लोर लुइस ले लेता है और चौथा फ्लोर एरिका ले लेती है। जिस पर टॉड कहता है कि मैं भी एरिका के साथ ही रहूंगा, लेकिन एरिका उसे साथ रहने से मना कर देती है। जो सुनकर टॉड को गुस्सा आ जाता है तो वह कहता है कि फिर मैं 5वां फ्लोर ले रहा हूँ और मेलिसा को लेकर गालियां बकता हुआ वहाँ से चला जाता है। आगे जब सभी किसी फ्लोर पर मजे कर रहे थे तभी अचानक से पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, जिस वजह से उन्हें मजबूरी में गर्म शैंपेन पीनी पड़ती है। उधर फिलिप पूरे फ्लोर की टेबल को एक साथ जोड़कर डाइनिंग टेबल बना देता है, जिस पर बैठकर उसे कैरल से बातें करने के लिए भोपू की जरूरत पड़ती है, लेकिन उन दोनों को ही ये करने में बहुत मजा आ रहा था। फिर अगली सुबह फिलिप बिल्डिंग की लाइट वापस लाने के लिए फ्यूज बॉक्स चेक करने जाता है, लेकिन उसे फ्यूज बॉक्स के बारे में घंटा कुछ नहीं पता था तो वह पागलों की तरह उल्टे सीधे बटन दबाने लगता है। उधर जो फ्लोर टॉड को मिला था वो पूरा खाली था, उसमें ना तो बाथरूम था और ना ही कोई दूसरा रूम, इसलिए नहाने के लिए वो एक बाउंड्री बनाता है और शावर की जगह आग बुझाने वाले पानी का इस्तेमाल करता है। इसी बीच वहाँ पर एरिका आती है और कहती है कि मैं अब तेरे साथ नहीं रहना चाहती और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। जो बातें जब तक टॉड समझ पाता तभी वहाँ लाइट आ जाती है। आगे जब टॉड एक जगह पर अकेला बैठा था तभी वहाँ पर फिलिप आता है, जिसे देखकर वह रोना शुरू कर देता है कि एरिका मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन इससे पहले कि फिलिप उसे कुछ कहता तभी वहाँ कैरल के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर सभी दौड़कर उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि कैरल एक घूमर के नीचे कुचलकर मरने से बाल बाल बची थी। जो देखकर गैल कहती है कि शायद ये बिल्डिंग वैसी नहीं है जैसी हमने सोची थी। फिलिप कहता है कि तू पागल है क्या, ये बस एक एक्सीडेंट ही तो था। जिस पर लुइस कहता है कि अगर ऐसी दुर्घटना बार बार हुई तो हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। आगे सभी के जाने के बाद जब फिलिप उस झूमर को ध्यान से देखता है तो पाता है कि वहाँ वायर काटने के निशान है और तभी उसे एक सोफे के नीचे वायर कटर भी दिख जाता है, जिससे उसका शक लुइस पर जाता है क्योंकि वो हमेशा से ही यहाँ पर नहीं रहना चाहता था। जिस शक को दूर करने के लिए वह चुपके से लुइस के पास जाता है और उसकी कॉफी में वायर कटर को डालते हुए उसे चौंका देता है। लुइस कहता है कि तू इस वायर कटर को मेरी कॉफी में क्यों डाल रहा है। फिलिप कहता है कि अच्छा तो तुझे पता है इसे वायर कटर कहते हैं, फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि ये क्या काम आता है। जिसकी बातों का लुइस उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वहीं फिलिप मन ही मन सोचता है कि इस साले का तो गेम बजाना पड़ेगा। आगे जब लुइस टट्टी कर रहा था तभी फिलिप उसे फिर से चौंका देता है और पूछता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहता है भाई मैं टट्टी कर रहा हूँ, चैन से टट्टी तो करने दे। फिलिप कहता है कि ठीक है तू टट्टी कर ले, पर याद रखियो मेरी नजर तुझ पर ही है। इसके बाद जब टॉड और फिलिप नहा रहे थे
तभी अचानक उनका पानी बंद हो जाता है, जिस वजह से फिलिप फिर से लुइस पर शक करने लगता है कि हो ना हो ये कांड उसी ने ही किया होगा, जिसके लिए वो उसे सबक सिखाने टॉयलेट में जाता है। लेकिन लुइस वहाँ पर नहीं था, इसलिए वो उसे ढूंढता हुआ लॉन्ज में जाता है जहाँ पर वो कॉफी पी रहा था। फिलिप पूछता है कि साले तू ये सब क्यों कर रहा है? मैं शुरू से देख रहा हूँ कि तुझे ये बिल्डिंग कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए अगर तू यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है। इतने में ही कैरल वहाँ पर आती है और फिलिप को शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन वह शांत नहीं होता। लुइस कहता है कि देख भाई, तू मुझ पर जो भी इल्जाम लगा रहा है वैसा मैंने कुछ नहीं किया। फिलिप कहता है कि फिर तूने नहीं किया तो किसने किया? जिस पर कैरल कहती है कि मैंने किया और अपना मुंह छुपाकर भाग जाती है। फिलिप उसके पीछे जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया था? जिस पर कैरल कहती है कि यार मुझे ये बिल्डिंग घर जैसी नहीं लग रही, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, ना कि किसी ऑफिस बिल्डिंग में। फिलिप कहता है तो यार तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो कहती है कि तू इस जगह को देखकर पागल हो गया था और मैं ये बात बोलकर तुझे मायूस नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद वो दोनों जाकर ये सारी बात सभी को बता देते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सब कैरल कर रही थी, जिसके चलते कैरल को भी उसी तरह सजा दी जाती है जैसे बाकी लोगों को दी गई थी। आगे फिलिप कैरल को एक जगह पर ले जाता है और उसे अपना बनाया हुआ घर दिखाता है, जैसा घर कैरल हमेशा से चाहती थी, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। उधर टॉड मेलिसा को ढूंढते हुए उस बिल्डिंग के पीछे जाता है और देखता है कि मेलिसा अपने कपड़े उतारकर जला रही है। टॉड पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब तेरे बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर टॉड उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रहता है। उधर दूसरी तरफ फिलिप लुइस से माफी मांगने के लिए एक सड़ा सा गाना गाने लगता है, पर लुइस उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि रहने दे भाई, मुझसे ये टॉर्चर और नहीं सहा जाएगा। वैसे भी मैं अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है। फिलिप कहता है कि ठीक है, फिर मैं तेरे लिए एनिवर्सरी वाला गाना गाता हूँ। जो कहकर वो एक बहुत ही सड़ा सा गाना गाने लगता है, जो सुनकर लुइस का दिमाग खराब हो जाता है तो वह उठकर वहाँ से चला जाता है, जिससे फिलिप को लगता है कि शायद इसने मुझे माफ नहीं किया, इसलिए वो उसको बार बार परेशान करने लगता है। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनती तो फिलिप उसे टेजर गन से करंट देकर बेहोश कर देता है और पुलिस की गाड़ी में पटककर सिएटल की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि लुइस का बॉयफ्रेंड वहीं रहता था। फिर कुछ देर बाद जब लुइस को होश आता है तो वह फिलिप से कहता है कि हम सिएटल जाकर क्या करेंगे, मेरा बॉयफ्रेंड तो मर चुका होगा। फिलिप कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जिंदा हो, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मेरा भाई जिंदा निकला। हाँ, वो अलग बात है कि वायरस की वजह से वो मारा गया। जिसके बाद जल्दी ही वो लोग सिएटल पहुंच जाते हैं। लुइस उसे एक जगह पर गाड़ी रोकने के लिए कहता है, जो वही जगह थी जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहता था। फिर अंदर आकर लुइस जब अपने बॉयफ्रेंड की फोटो देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इधर कैरल एक डॉक्यूमेंट पर एरिका से साइन करवाती है, जिस पर साइन करते ही एरिका कैरल की माँ बन जाएगी। लेकिन कैरल को गोद लेने से अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी, इसलिए वो उस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करती, जिससे गुस्सा होकर कैरल उसे गालियां बकती हुई वहां से चली जाती है। उधर टॉड जब अपने बेडरूम में आता है तो देखता है कि मेलिसा फुल मूड में है। दरअसल वो उसके साथ इंटीमेट होकर बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन टॉड उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी तेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। उधर दूसरी तरफ हम फिलिप और लुइस को देखते हैं, जो उस घर से निकलकर वापस जाने लगे थे, पर तभी लुइस उसे कहता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक लेटर छोड़कर आया हूँ, क्या पता वो साला सच में जिंदा हो। जो सुनकर फिलिप को माइक की याद आती है तो वह कार को अपने घर की तरफ घुमा लेता है और कुछ घंटे चलने के बाद वह अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता, इसलिए वह भी उसके लिए एक चिट्ठी लिखता है। और फिर जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि उसके दोस्त अभी भी वहीं पर हैं, जिनको वो अपने भाई के हवाले कर आया था, जिनमें से एक को उठाकर वो वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो दोनों वापस उस बिल्डिंग की तरफ निकल जाते हैं। वहीं लुइस को लगता है कि शायद फिलिप के भाई की तरह उसका बॉयफ्रेंड भी जिंदा होगा, जिसको ढूंढने के लिए उसको टोक्यो जाना होगा और टोक्यो जाने के लिए उसे प्लेन उड़ाना सीखना होगा, जिसके लिए वो एक फ्लाइट सिम्युलेटर का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ मेलिसा, जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए तड़पी जा रही थी, वह फिलिप को दबोच लेती है और कहती है कि चल मेरे साथ इंटीमेट हो। फिलिप कहता है सॉरी, पर मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। जो सुनकर मेलिसा उसे अपने रूम से धक्के देकर बाहर निकाल देती है कि साला नामर्द कहीं का। जिसके बाद फिलिप वहाँ से सीधा टॉड के पास आता है और कहता है कि भाई तेरी मेलिसा तो किसी के साथ भी सोने को तैयार बैठी है, इसलिए भाई तू ही कुछ कर, क्योंकि अगर मेरी नियत खराब हो गई तो तेरा बच्चा मेरी तरह दिखेगा। जिसके बाद वो बात करने के लिए लुइस के पास जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इंटीमेट होने का ऑफर मेलिसा ने इसे भी दिया था,
लेकिन इसने मना कर दिया। उधर एरिका ने अपनी लाई हुई सारी शराब की बोतलें खाली कर दी थी, इसलिए वो और शराब लेने के लिए स्टोर जाती है, जिनको वह लिफ्ट के जरिए अपने फ्लोर तक ले जा रही थी कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और एरिका वहीं पर फंस जाती है। वो लिफ्ट का इमरजेंसी बटन दबाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वहीं काफी देर बाद भी जब लाइट नहीं आती तो फिलिप और लुइस लाइट को ठीक करने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ओवरलोड होने की वजह से लाइट अपने आप ही कट रही है। तभी लुइस एक स्विच ऑन करता है, जिससे लिफ्ट के अंदर की लाइट वापस आ जाती है, जो देखकर एरिका को लगता है कि अब वो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन तभी लाइट फिर से चली जाती है, जो देखकर एरिका को लगता है कि अब उसे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो बंदूक निकालकर वहाँ पर गोलियां चलाने लगती है, ताकि वो लोग गोली की आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाएं। लेकिन नीचे वो लोग कुत्तों की तरह चिल्लाए जा रहे थे, जिससे उनको गोली की आवाज सुनाई नहीं देती। इसी बीच टॉड वहाँ पर आता है और सभी को उसके रूम में आने को कहता है, जहाँ मेलिसा ने एक गुड बाय नोट छोड़ा था, जिसका मतलब था कि वो उन लोगों को छोड़कर वहाँ से जा चुकी थी। फिलिप कहता है कि हमें 48 घंटों के अंदर उसे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो उसे लापता घोषित कर दिया जाएगा। जो कहकर वो जेम्स बॉन्ड की तरह गुड बाय शब्द को डिकोड करने की कोशिश करता है, ताकि उसे कोई सुराग मिल सके। पर तभी कैरल उसे कहती है कि गधे के बच्चे ये सब कार में बैठकर कर लेना, अभी हमें मेलिसा को ढूंढने बाहर जाना है। उधर कार की आवाज सुनकर एरिका जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जब चिल्लाने से भी कुछ नहीं होता तो वह लगातार गोलियां फायर करने लगती है, लेकिन उन लोगों को गोलियों की आवाज भी सुनाई नहीं देती और वो मेलिसा को ढूंढने निकल जाते हैं। और फिर पूरी रात पागल कुत्तों की तरह भटकने के बाद भी जब वो उन्हें नहीं मिलती तो वो लोग वापस आ जाते हैं और मैप पर निशान लगाते हैं कि उन्होंने उसे कहां-कहां ढूंढ लिया। इसी बीच वहां डायनासोर के कॉस्ट्यूम में फिलिप आता है, जिसे देखकर कोई नहीं डरता सिवाय टॉड को छोड़कर। तभी कैरल वहां पर आती है और कहती है कि एरिका भी कल से लापता है। गैल कहती है कि अरे यार, वो नशेड़ी दारू पीकर किसी नाले में पड़ी होगी, तू उसकी चिंता मत कर, वो वापस आ जाएगी। जिसके बाद वो सभी फिर से मेलिसा को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन जब पूरा दिन ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिलती तो वो लोग एक जगह पर चुपचाप आग जलाकर बैठ जाते हैं। और फिर कई दिनों तक मेलिसा को ढूंढने के बाद भी जब वो उन्हें नहीं मिलती तो वो लोग धीरे धीरे हार मानने लगते हैं। उधर एरिका अभी भी लिफ्ट में फंसी हुई थी, तभी उसे एक आइडिया आता है और वो जेसन का सर निकालकर उसे हथौड़े की तरह यूज करती है, ताकि किसी तरह से लिफ्ट खुल जाए। और वो खुल भी जाती है, लेकिन उसके सामने सिर्फ दीवार थी, जिसका मतलब था कि वो लिफ्ट किसी फ्लोर के बीच में फंसी हुई थी। लेकिन वहाँ पर इतनी तो जगह थी कि वो चिल्लाकर किसी को बुला सके, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि ज्यादा दारू पीने की वजह से उसकी आवाज बैठ चुकी थी, इसलिए वो फिर से गोलियां चलाने लगती है और इस बार उन लोगों को गोलियों की आवाज सुनाई भी दे जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग बिल्डिंग के अंदर घुसते, एरिका की गोलियां खत्म हो जाती है और इतने में ही पीछे से मेलिसा भी वहां पर आ जाती है, जिसको वो लोग पिछले कई दिनों से ढूंढ रहे थे। साथ ही उसके हाथ में बंदूक भी थी, तो उन्हें लगता है कि शायद यही गोलियां चला रही होगी। इधर एरिका की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, पर तभी वहां पर एक सफाई वाला रोबोट आता है, जिसको एरिका रस्सी फेंककर फंसा लेती है। जो रस्सी उसके पास कहां से आई कुछ नहीं पता। जिसके बाद वो उस रोबोट पर च्युइंगम की मदद से एक नोट चिपकाती है, जिस पर लिखा था, मेरी मदद करो, मैं लिफ्ट में फंसी हूँ। लेकिन जैसे ही वो नोट उस रोबोट से नीचे गिरता है तो वो रोबोट उसे कचरा समझकर साफ कर देता है, जो देखकर एरिका को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी से अपनी बची हुई गोलियां लोड करती है और उस रोबोट पर चलाकर उसे निस्तो नाबूद कर देती है। इसी बीच एक गोली लिफ्ट से टकराकर उसके पैर पर लगती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास एक आखिरी गोली बची थी, जिसको उसने खुद पर चलाने के लिए बचा कर रखा था, ताकि वो इस लिफ्ट में ऐसे तड़प तड़प कर ना मरे और एक ही झटके में निपट जाए। जिसके बाद वो उस गोली को खुद पर चला लेती है और वहीं मर जाती है।